हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को त्यागपत्र उपन्यास, जो कि जैनेंद्र का लिखा हुआ उपन्यास है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही सुंदर उपन्यास है, छोटा उपन्यास है। और मैं हिंदी जनरल 4th सेमेस्टर वालों को मैं ये पढ़ाऊँगी आज। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं कि त्यागपत्र का शुरुआत कहाँ से हो रहा है। यह जो कहानी है, एक कहानी समझेंगे, एक छोटा एक उपन्यास है, एक कहानी के रूप में ही है। तो हम शुरुआत करते हैं। सर एम दयाल, जो इस प्रांत के चीफ जज थे और जजी त्याग कर इधर कई वर्षों से हरिद्वार में विरक्त जीवन बिता रहे थे। उनके स्वर्गवास का समाचार 2 महीने हुए पत्रों में छपा था। पीछे उनके कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक पांडुलिपि पाई गई, जिसका संक्षिप्त सार इस्तः पत्रों में छप चुका है। उसे एक कहानी ही कहिए। मूल लेख अंग्रेजी में है, उसी का हिंदी अनुवाद यहाँ दिया जाता है। कहानी में से स्थानों और व्यक्तियों के नाम और कुछ ऐसे ही ऐहिक विवरण अनिवार्य न होने के कारण बदल या कम कर दिए गए हैं। अब शुरुआत होती है उपन्यास की। नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे न होगी। जज हूँ, कानून की तराजू की मर्यादा जानता हूँ, पर उस तराजू की ज़रूरत को भी जानता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि जिनके ऊपर राई रत्ती नाप जोख कर पापी को पापी कहकर व्यवस्था देने का दायित्व है, वे अपनी जाने। मेरे बस का वह काम नहीं है। मेरी बुआ पापिष्ठा नहीं थी, यह भी कहने वाला मैं कौन हूँ। पर आज मेरा जी अकेले में उन्हीं के लिए 4 आंसू बहाता है। मैंने अपने चारों ओर तरह तरह की प्रतिष्ठा की बाड़ खड़ी करके खूब मजबूत जमा ली है। कोई अपवाद उसको पार कर मुझ तक नहीं आ सकता। पर उन बुआ की याद जैसे मेरे सब कुछ को खट्टा बना देती है। क्या वह याद मुझे अब चैन लेने देगी? उनके मरने की खबर अभी पाकर बैठा हूँ। मुझको नहीं मालूम वह कैसे मरी, भूल भूल कर मरी, इतना तो जानता हूँ। इतना तो उनकी मौत के दसों वर्ष पहले से जानता था। फिर भी जानना चाहता हूँ कि अंत समय क्या उन्होंने अपने इस भतीजे को भी याद किया था, याद किया होगा। यह अनुमान करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कौन बोल रहा है? इस जो उपन्यास है, ये फुआ भतीजे की कहानी है। इसमें मेन फुआ जो मृणाल है और जो उनका भतीजा है प्रमोद है। प्रमोद ही सारी चीज़ों को बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे, मतलब जब फुआ उनकी मर जा रही हैं तो कैसे उनको इतना दर्द होता है, इतना तकलीफ होता है कि अंदर अंदर घुट घुट कर मतलब मरे जा रहे हैं। और लास्ट में वो अपनी जजी का जो पोस्ट है उसको वो त्यागपत्र रेजिग्नेशन दे दे रहे हैं। तो यही है कि वो पूरी व्यथा बोले कि उनकी ऐसी शादी होगी ऐसे घर में कि मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। हालांकि मैं कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसी का आज उन्हें बहुत ही अंदर अंदर ये बातें उनको खाई जा रही है। और अंत में जाकर वो त्यागपत्र दे दे रहे हैं, अपने पद से इस्तीफा दे दे रहे हैं। बोले कि हम लोगों का असली घर पछाड़ की ओर था। पिता प्रतिष्ठा वाले थे और माता अत्यंत कुशल गृहिणी थी। जैसी कुशल थी वैसी कोमल भी होती तो, पर नहीं, उस तो के मुंह में नहीं बढ़ना होगा। बढ़े कि गए, फिर तो सारी कहानी उस मुंह में निगल कर समा जाएगी और उसमें से निकलना भी नसीब न होगा। इतना ही हम समझे कि माँ जितनी कुशल थी उतनी कोमल नहीं थी। बुआ पिता से काफ़ी छोटी थी, मुझसे कोई 4-5 वर्ष बड़ी होंगी। मेरी माता के संरक्षण में मेरी ही भांति बुआ भी रहती थी। वह संरक्षण ढीला न था और आज भी मेरे मन में उस अनुशासन की कड़ाई के लाभालाभ का विचार चला करता है। पिताजी 2 भाई थे और 3 बहन। भाई पहले तो ओवरसियरी में युग प्रांत के उन जिलों में रहे। फिर एकाएक उनकी इच्छा के अनुकूल उन्हें वर्मा भेज दिया गया। 2 भाई थे इनके प्रमोद के, तो एक भाई को वर्मा भेज दिया गया वहाँ पर नौकरी के लिए, मतलब ओवरसियर थे। तो जैसा उनका इच्छा तो वहाँ पर चले गए। बाकी रह गए इनके पिताजी। हुआ तब से वहीं बस गए और धीमे धीमे आना जाना एक राह रस्म की बात रह गई। इधर वह सिलसिला भी लगभग सूख चला था। 2 बड़ी बहनें विवाहित होने के बाद प्रसव संकट में चल बसी थी। अकेली यह छोटी बुआ ही रह गई थी। पिताजी उनको बड़ा स्नेह करते थे, उनकी सभी इच्छाएं वह पूरी करते। पिता का यह स्नेह उन्हें बिगाड़ न दे, इस
बात का मेरी माता को खासा ख्याल रहता था। वह अपने अनुशासन में सावधान थी। मेरी बुआ को कम प्रेम करती थी, यह तो किसी हालत में नहीं कहा जा सकता। पर आर्य गृहिणी जो उनके मन में आदर्श था, मेरी बुआ को वे ठीक उसी के अनुरूप ढालना चाहती थी। बुआ का तब का रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। ऐसा रूप कब किसी को विधाता देता है? जब देता है तब कदाचित उसकी कीमत भी वसूल कर लेने की मन ही मन नियत उसकी रहती है। पिताजी तो बुआ की मोहिनी मूरत पर रिझ रिझ जाते थे, बहुत खुश होते थे देखकर कि मेरी बहन कितनी सुंदर है। खैर उस बात को छोड़े, मेरी और बुआ की बहुत बनती थी। वह शहर के बड़े स्कूल में वग्धी में पढ़ने जाती थी और घर आकर जो नई शरारतें वहाँ होती अकेले में सब मुझको सुनाती थी। आज मास्टरनी जी को ऐसा छकाया कि प्रमोद तुझे क्या बताऊं, कहकर वह ऐसा ठहाका मारकर हंसती कि मैं देखता रह जाता। मैं छोटी छोटी बातें वह शेयर करती थी प्रमोद से, अपने भतीजे से। उस समय मुझे कहानी की परियों का ध्यान हो आता है और मैं मुग्ध भाव से अपनी बुआ की ओर आकृष्ट हो रहा था। कहती, और प्रमोद वह है नहीं गणित के मास्टर। शीला ने उनकी कुर्सी की गद्दी में पिन चुभोकर रख दी। शीला बड़ी नटखट है। मास्टर की एक आंख तैने नहीं देखी प्रमोद? मास्टर देखते इस तरफ है तो वह आंख किसी और ही तरफ देखती है। पिन जो चुभी तो खूब बिगड़े। डपट कर बोले, ये किसकी शरारत है? वह खड़ी हो जाए। वो सब लड़कियां सहमी बैठी रही। शीला ऐसी हो गई जैसे उद बिलाव के आगे मूसी। मास्टर ने वेत फटकार कर कहा, मैं तुम्हें एक एक को पीटूंगा। सचमुच उनको गुस्सा बहुत था। उनका गुस्सा देखकर सब लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी। यह मुझको बुरा लगा। मैंने खड़े होकर कहा, यह मेरा कसूर है मास्टर जी। मास्टर जी पहले तो मुझको देखते रहे, फिर कहा यहाँ आओ। मैं चली गई। कहा हाथ फैलाओ। मैंने हाथ फैला दिया। उस फैरी हथेली पर उन्होंने 3-4 बेत मारे। मैंने समझा था और मारेंगे, पर जब बेत उन्होंने अपने हाथ से अलग कर दिया तो मैंने भी अपना हाथ खींच लिया। सच कहूँ प्रमोद, मुझे कुछ भी चोट नहीं लगी। सारी बातें प्रमोद से बता रही है अपने स्कूल की। मैं उनकी उस आँख की तरफ देख रही थी। मास्टर जी मुझे देख रहे थे, पर वह आंखें जाने कहाँ देख रही थी। अरे प्रमोद, तू उन मास्टर को एक बार तो जरूर ही देख। फिर मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा, अब तो नहीं करेगी। मैं चुपचाप खड़ी रही और सोचती रही कि एक बार तो मैं भी सचमुच का कसूर करके देखूंगी। मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा, जाओ। मैं अपनी जगह पर आ गई। शीला मेरे पास बैठती है। वह मुझे ऐसे देखने लगी जैसे खा जाएगी। मैंने कहा, दूर पगली। उसने एक हाथ से मेरे हाथ को वहीं डेस्क पर रखे दबाया। उसकी आंखें बहुत फैली हुई थी। शीला बड़ी पगली लड़की है। मैंने कहा, शीला क्या करती है? देख, मास्टर जी की वही आंख तुझे देख रही है। प्रमोद, तू शीला को जानता है? शीला बड़ी अच्छी लड़की है, पर नटखट भी है। हम दोनों बहनों की जैसे हो गई हैं, पर शीला पगली है। स्कूल से मैं आने लगी तो और कुछ नहीं तो मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने उसके गाल पर चपत मारकर कहा, क्या है शीला, क्या है? वह फपक फपक कर रोती रही। बोली, कुछ नहीं प्रमोद, तुझे एक रोज शीला के घर ले चलूंगी, चलेगा? कहते कहते थोड़ी देर बाद एकाएक जाने उन्हें क्या याद आ जाता, चीख पड़ती। कहती, अरे चल रे चल, नहीं तो तेरी माँ बिगड़ेगी। मेरी माँ का बुआ सदा डर मानती थी और उन्हें मेरे सामने सदा तेरी माँ कहा करती थी। बुआ का पढ़ने में विशेष मन नहीं था, पर वह किताब कापियाँ अपनी बहुत अच्छी तरह रखती थी और स्कूल जाने का उन्हें बड़ा चाव था। स्वभाव बड़ा हंसमुख था और निर्द्वंद। बस माँ के सामने जरा सकुचाई रहती थी। भाभी के सामने। बचपन की बहुत सी बातें याद आती। वह कैसे मुझे कपड़ा पहनाती थी, कैसे चपत मार मार कर खिलाती, कैसे प्यार करती और कैसे अपने भेद की सब बातें मुझसे कहती थी। यह सभी कुछ याद आता है। धीमे धीमे हम बड़े होते गए और बुआ बुद्धिमती होती गई। मुझे उनकी उपस्थिति में बड़ा ढारस रहता था और मैं उनके साथ के लिए हर वक्त भूखा रहता था। जब वह मुझे मिलती बड़े मीठे मीठे उपदेश दिया करते थे। देखो बेटा, बड़ों का कहना मानना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। अच्छे लड़के आगे जाकर बड़े आदमी बनते हैं। क्यों भैया प्रमोद, तुम बड़े आदमी नहीं बनोगे? कभी वह मुझे बेटा कहती, कभी भैया कहती, कभी कुछ भी और न कहती, सिर्फ गधा कहती। वह 9वीं क्लास में थी और या 10वीं में, मुझे ठीक याद नहीं। मेरी 12 वर्ष की अवस्था होगी। मेरा मन उस समय बिल्कुल बुआ के बस में था। वह मुझे सच में बहुत प्यार करती थी, लेकिन तभी मैंने अनुभव किया कि उनके प्यार का रूप बदल गया है। वह मुझे अब उपदेश नहीं देती, बल्कि अपनी छाती में लगाकर जाने पर कहाँ देखने लगती है। वह अब मुझसे बातें अधिक नहीं करती। मैं पूछता, बुआ क्या बात है, आज स्कूल में क्या हुआ?
वह कहती कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ। यह कहकर जैसे उनसे मेरी ओर न देखा जाता। तब मैं हाथ पकड़कर उनकी आंखों में देखते हुए कहता, देखो बुआ, तुम हमें कुछ बताती नहीं हो। इस पर मेरे दोनों हाथों को अपने बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से मुझे धीरे से चपत मारकर कहती है, न प्रमोद बाबू पागल। मैंने उस समय यह भी अनुभव किया कि उन्हें अब एकांत उतना बुरा नहीं लगता। अब यही पार्ट 1 हुआ आप लोगों का, उसके बाद मैं पार्ट 2 पढ़ाऊँगी। ओके।